हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी दूसरी क्लास है पॉलिटी की। कल हमारी पहली क्लास हो चुकी थी। सो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है तो वो पहले कल की क्लास करें, फिर उनको आज की क्लास इजीली समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम आज की क्लास अपनी आज जो है वो शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में हुई थी। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी वो पढ़ा था हमने थोड़ा। और फिर उसके बाद जो अधिनियम बनाए गए थे उसमें हमने कल पहला अधिनियम, पहला जो एक्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। कौन सा एक्ट था वो? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 1781, 1781 का संशोधन अधिनियम। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अधिनियम क्यों बनाया गया, किस लिए आया था? तो जो ब्रिटिश की संसद थी उसने जो पहला अधिनियम बनाया था 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें उसको कुछ खामियां लगी, कुछ कमियां लगी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसने एक अलग संशोधित अधिनियम बनाया। संशोधन करने के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम को फिर नाम दे दिया गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसकी खामियों को, उसकी कमियों को ठीक करने के लिए जो ब्रिटिश की संसद थी उसने क्या किया? 1781 का अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग अधिनियम पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जिसको हम और क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस अधिनियम की, इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी जो अमेंडिंग करके, अमेंडमेंट करके जो इंक्लूड की थी बातें, तो वो क्या क्या थी? अब हम उन बातों के बारे में जानेंगे। इसकी पहली विशेषता क्या थी? राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो टैक्स वसूली जितने भी मामले थे, उससे संबंधित जो भी मामले थे, तो उनको क्या किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट था, कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में। कब बनाया गया था? 1774 में, 1774 में। उसके क्षेत्राधिकार से, यानी कि अब जितने भी टैक्स वसूली, जितने भी हमें केसेस हैं, जितने भी मामले हैं, अब हमें वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं जाएंगे, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दी गई कि अब वो उसके अधिकार से बाहर हैं। पहला इसका जो पहली विशेषता थी ये हो गई। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? इस कानून द्वारा कलकत्ता के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। अब इस कानून द्वारा जो कलकत्ता के लोग थे ना, वो तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आएंगे, लेकिन जो कर वसूली, जितने भी राजस्व वसूली, जितने भी मामले हैं, वो इस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आएंगे, वो उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो कलकत्ता के लोग हैं वो इस न्यायालय के अधीन हो गए, वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें यह भी था कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुस्लिमों के निजी कानूनों के हिसाब से मुस्लिमों के वाद का या मामले तय करे। इसमें ये कहा गया था, इस अधिनियम में ये इंक्लूड था कि हिंदुओं के जितने भी मामले होंगे उनको किस हिसाब से हैंडल किया जाएगा? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के हिसाब से उन मामलों को हैंडल किया जाएगा। और जो मुसलमान थे, मुस्लिम्स के जितने भी मामले थे, उनको किस हिसाब से हैंडल किया जाएगा? वो मुस्लिम कानून, उनका जो मुस्लिम लॉ था उसके अकॉर्डिंग उन मामलों को वाद किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, इसकी ये दूसरी विशेषता हो गई। अब इसकी तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं।
प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अभी प्रांतीय न्यायालय क्या है? प्रांतीय न्यायालय ये थे जिसको हम हाई कोर्ट्स बोलते हैं। जो हाई कोर्ट्स थे वो अब क्या करेगा, अब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करके उसको कहाँ अपील करनी होगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी जो काउंसिल थी, अब वो उसमें अपील करेगा। उसके जितने भी केसेस हैं उनके बारे में वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपील करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। इसकी ये तीसरी विशेषता हो गई। अब इसकी चौथी विशेषता क्या है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने का अधिकार के लिए अधिकृत किया। अब जो गवर्नर जनरल थे और उनकी काउंसिल थी, उसको क्या अधिकार मिले? उसको ये अधिकार मिले जो प्रांतीय न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और जो काउंसिल के लिए जो नियम विनिमय है, ये इन सब के चीज़ के लिए वो उनको क्या अधिकार मिल गए कि उनके लिए वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं और उनको लागू करवा सकते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको ये अधिकार प्राप्त हो गए इस अधिनियम के अनुसार। तो इसकी जो विशेषताएं थी 1781 के संशोधन अधिनियम की, उसके बारे में हमने चर्चा की है, तो वो कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? इसके आगे है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। तो जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया था, अब उसके बाद को दूसरा अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था? अब इस अधिनियम के बारे में हम जानते हैं। 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 मांगे रखी। 1746 में क्या हुआ? जो ब्रिटेन की संसद थी उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। तो किसको नियुक्त किया? कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1786 में। तो क्वेश्चन जो है आपका इस हिसाब से भी बन सकता है कि जो कॉर्नवालिस है उसको कब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो 1786 में नियुक्त किया गया था। वैसे इसकी अलग क्लास होगी गवर्नर जनरल्स की, लेकिन जो जो चीज़ें अभी आ रही है मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ। जब 1786 में संसद ने कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, तो कॉर्नवालिस ने अपनी 2 शर्तें रखी थी। वो शर्तें क्या क्या थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब उसने अपनी 2 शर्तें रखी तो संसद ने क्या किया? संसद ने एक और अधिनियम पारित कर दिया कि गवर्नर जनरल के लिए अब ये 2 कानून मान्य होंगे। तो वो शर्तें क्या क्या थी, उन शर्तों के बारे में जानते हैं। विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। अब कॉर्नवालिस ने जो अपनी पहली शर्त रखी थी, वो पहली शर्त ये थी कि उसकी काउंसिल द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जो उनके 4 सदस्य की काउंसिल थी, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो उस डिसीजन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। विशेष मामलों में, सभी मामलों में नहीं, विशेष मामलों में वो बाउंड नहीं है उसको मानने के लिए। उसका मन करेगा तो वो मानेगा, अगर उसको ठीक लगेगा, अगर उसको ठीक नहीं लगता तो वो नहीं मानेगा। अब इस दूसरी क्या थी? दूसरी विशेषता क्या थी? उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। कॉर्नवालिस ने अपनी दूसरी शर्त भी रखी थी कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो सेना है उसको उसका सेनापति या फिर हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ का पद भी उसी को मिलेगा। जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल तो रहेगा ही बंगाल का, लेकिन साथ ही साथ उसको वो जो पद है वो भी उसी के लिए होगा। तो उसने अपनी 2 शर्तें रखी थी। तो ब्रिटेन की संसद ने क्या करा? इन शर्तों को एक अधिनियम के रूप में बना के पारित कर दिया। आगे चलते हैं। इन शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। जैसा मैंने आपको बताया है कि इन शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान बना के उनको इसमें उसके रूप में इनको इंक्लूड कर दिया गया। इन दोनों शर्तों को जोड़ दिया गया। ये बोल दिया गया
कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को मानने के लिए बाउंड नहीं होगा विशेष मामलों में। और दूसरा ये कि जो सेनापति होगा, जो आर्मी का जो चीफ होगा, तो वो किसको बनाया जाएगा, वो कौन होगा, वो भी गवर्नर जनरल ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है 1793 का चार्टर कानून। तो अब 1786 का जो अधिनियम था, जो 1786 का एक्ट था, 1786 का जो एक्ट था, उसके बाद कौन सा एक्ट बन के आया, कौन सा एक्ट लागू हुआ, उस एक्ट का नाम था 1793 का चार्टर कानून। क्या था, 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी, इस एक्ट उन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान कर दी। जो गवर्नर जनरल था वो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी ना, उसकी सरकार जो थी उसके ऊपर और ज़्यादा अधिक नियंत्रण हो गया। किसका हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया। उसको और ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई गवर्नर जनरल को। पहला अधिनियम तो इस अधिनियम की पहली विशेषता तो ये हो गई। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार कर रही थी, तो उसको घोषणा पत्र किसने दिया था, क्राउन ने दिया था, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने तो दिया था। तो ब्रिटेन की जो संसद थी ना, इस अधिनियम में ये लिखा गया, इस कानून में ये पारित होकर आया कि अगले 20 साल के लिए उनका जो लाइसेंस है उसको अगले 20 सालों के लिए और आगे बढ़ाया जाता है। उनको 20 साल तक और आगे व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी तीसरी विशेषता क्या थी, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। अब इस अधिनियम ने क्या व्यवस्था की कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो मेंबर्स हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, पहले उनको कहाँ से सैलरी मिलती थी, पहले तो उनको ब्रिटेन से ही सैलरी मिलती थी। जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो ही उनको सैलरी देती थी, लेकिन अब उनको कहाँ से सैलरी मिलेगी, जो भारतीय राजस्व है, जो इंडियन टैक्स है, जो वो टैक्स वसूली होती है, अब उनकी सैलरी भी भारत से ही जाएगी। मतलब सब कुछ अब भारतीय राज कर रहे हैं, वो लूट लूट के ले जा रहे हैं वो, लेकिन सैलरी कौन देगा, सैलरी जो इंडिया का जो टैक्स है, काम कर रहे वो कंपनी के लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, काम कर लिए ब्रिटेन के लिए, लेकिन सैलरी कौन देंगे, सैलरी देंगे जो भारतीय लोगों का जो राजस्व है, सैलरी कौन देंगे, सैलरी देंगे भारतीय लोग। ऐसे हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो 1793 का चार्टर कानून था, जो 1793 का चार्टर कानून था, ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब आगे जो चार्टर कानून होता है वो कौन सा आता है, वो आता है चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इस कानून के अंदर क्या क्या बातें थी, इस कानून के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। मतलब पहले तो सिर्फ कंपनी को ये अधिकार था कि बस कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती है, लेकिन जो और ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश के व्यापारी थे, वो भी अब क्या कर सकते हैं, कोई भी आकर भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ व्यापार कर सकता है। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। लेकिन इस कानून में और क्या था, इसमें था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आके व्यापार तो कर सकते हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, लेकिन जो चाय का व्यापार है वो कौन करेगा, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी।
वो कोई कॉमन पीपल नहीं कर सकता। व्यापारी जो थे वहाँ के, वो कोई भी चाय का व्यापार नहीं कर सकता। इसके अलावा और जो व्यापार है वो लोग कर सकते हैं। और जो चीन के साथ, जो चीन देश के साथ व्यापार था, जो भारत से वो लोग चीन के साथ व्यापार करते थे, जिन जिन चीज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी जिन जिन चीज़ों का व्यापार करती थी, तो वो अधिकार किसको था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। वो किसी साधारण व्यापारी को नहीं था, कॉमन ट्रेडर को ये अधिकार नहीं था। अब आगे जानते हैं इसकी दूसरी विशेषता क्या है। भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट की। तो अब क्या है, अब जब इतनी चीज़ें, इतने कानून लगाए जा रहे हैं, इतने कानून अप्लाई हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, तो इस चीज़ से यही तो हमें पता चलता है कि जो ब्रिटेन के राजा हैं उनकी प्रभुता कितनी है भारत के ऊपर, उनका होल्ड धीरे धीरे कितना होता जा रहा है हमारे भारत के ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर। इसकी तीसरी विशेषता क्या थी? तीसरी विशेषता थी इस कानून में, तीसरा जो था वो क्या था कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। अब जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न जो एजुकेशन है, पश्चिमी जो शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। मतलब कि अपनी जो उनकी संस्कृति है उसके बारे में उसका प्रचार प्रसार भी हमारे भारतीयों को बता सकते हैं, हमारे भारतीयों को उसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। मोटिव तो उनका यही था कि इंडियंस को क्या करना, क्रिश्चियन बनाना। जो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनको क्या करना, क्रिश्चियन बनाना। इस जो ये एक्ट था, इसका मोटिव तो एग्जैक्ट यही था। अब इसका जो चौथी विशेषता है वो क्या है? भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। जो स्थानीय सरकार थी भारत में, उनको क्या किया गया कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, कर भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था थी। अगर वो लोग टैक्स नहीं देते हैं तो उनको दंड दिया जाए। तो इस अधिनियम में क्या पारित हो क्या है, इस एक्ट में, कौन से एक्ट में, जो ये एक्ट था इसमें क्या आया कि जो इंडियंस हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अगर वो टैक्स, जो सरकार है उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, और अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो वो क्या कर सकती है, उनको दंड भी दे सकती है। इस कानून में, इस जो चार्टर एक्ट आया था ये 1813 का, इसमें ये भी प्रावधान था। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं तक करते हैं। बाकी आपके 3 एक्ट्स और रह गए हैं। जो कंपनी का शासन था उसमें बाकी 3 एक्ट्स कौन कौन से? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक है 1883 का चार्टर एक्ट, और एक है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इनके लिए हम कल की क्लास में ये तीनों एक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा क्या शुरू होगा, ताज का शासन। जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आपका पॉलिटी का, ये लगभग आपका 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपके माइंड में कंप्लीट क्रोनोलॉजी डेवलप हो जाएगी। आपको आगे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत इजीली चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।